हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। पिछले लेक्चर में अपन ने बात की भूगोल का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज हम बात करेंगे अक्षांश अर्थात लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। आज इस विषय पर अपन चर्चा करेंगे। उसमें अपन सबसे पहले ले रहे हैं अक्षांश अर्थात लेटिट्यूड्स। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ परिचय करवाएं घरेलू वस्तुओं से जो अपन खाने में काम में लेते हैं, जैसे प्याज। जनरली सब लोग प्याज का उपयोग करते हैं, चाहे सब्जी में करें चाहे खाने में करें। अब देखिए, इसका ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल जिससे अपने को एनर्जी मिलती है, अपना भी नॉर्थ पोल होता है, जैसे अपना हेड अपना नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ठीक इसी तरीके से ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब प्याज को अपन किस तरीके से कट करते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं या फिर इसको अक्षांशीय दृष्टि से कट करते हैं या लेटिट्यूड। तो जनरली अपन देखते हैं कि इसको अक्षांशीय दृष्टि से इसको कट करके और प्लेट के अंदर सजा देते हैं। दूसरा अपन देखें एग्जाम्पल, तो ये देखिए, सभी लोग परिचित हैं इससे भी। हाँ बिल्कुल, जनरली घर में मिलता है, ये भी सब्जी में काम में लेते हैं, लहसुन। इसके अंदर भी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब इसके अंदर देखिए आप, जो इस तरीके से ये जो कलियां हैं, ये आपकी क्या दिख रही हैं आपको, देशांतरीय रेखाएं अर्थात लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। और इस तरीके से अपन अगर इसको कट करते हैं तो ये हो गया आपका अक्षांश यानी कि लेटिट्यूड्स। तो दूसरा या तीसरा एग्जांपल अपन ले सकते हैं, ऑरेंज, संतरा जो होता है उसको छील करके जैसे ही अपन देखते हैं अंदर, तो इस तरीके से कलियां होती हैं देशांतरीय दृष्टि से। अब संतरे को किस तरीके से खाते हैं अपन, लॉन्गिट्यूडनल लेते हैं या फिर उसको चाकू लेकर के अक्षांशीय दृष्टि से कट करते हैं। अगर आपने अक्षांशीय दृष्टि से उसको कट कर दिया तो उसको सारा रस नीचे। तो इस तरीके से अपन ये लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से ये रेखाएं होती हैं। ठीक है। अब जैसे अपन ने ये एग्जांपल देखे, तो अब देखिए ग्लोब पर अगर अपन बात करें, अर्थ के इस पर अगर अपन बात करें, तो पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, सबसे पहले आपका आंसर क्या होगा कि सर काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इट मीन्स इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो ये ग्लोब पर क्या है, इमेजिनरी लाइंस है जो इस तरीके से खींची गई हैं, उनको तो अपन बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। और इस तरीके से जो खींची गई हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो खींची गई रेखाएं हैं, उनको बोलते हैं देशांतरीय रेखाएं या देशांतर इनको बोलते हैं। जनरली सामान्य स्टूडेंट या अपन लोग पढ़ते हैं कि ये इस तरीके से लेटी यानी कि लेटी रेखाएं लेटीट्यूड हो गई और लंबी लंबी रेखाएं लॉन्गिट्यूड हो गई। इंग्लिश से रिलेट कर सकते हैं इसको, लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लेटी रेखाएं लेटीट्यूड्स हो गई यानी कि अक्षांश हो गए, और लंबी लंबी रेखाएं लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर हो गई। तो इस तरीके से अपन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले
अक्षांश रेखाएं कहते किसे हैं, डेफिनेशन की बात आती है सबसे पहले, क्योंकि टॉपिक अपना क्या है, अक्षांश यानी कि लेटिट्यूड्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे अपन। लेटिट्यूड्स आर द एंगुलर डिस्टेंस, ध्यान देना, क्योंकि हाँ अभी जो मैंने शब्द यूज किया ना ध्यान देना, ये विद्यार्थी का ब्रह्मास्त्र होता है। और जनरली भी अपन देखते हैं कि मेडिटेशन कीजिए यानी कि ध्यान दीजिए, और ध्यान देना मतलब पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एक एग्जाम्पल दूं, कुछ बच्चे पीएमटी एग्जाम पास करके गए और जैसे ही वहां पर पहुंचे यूनिवर्सिटी के अंदर, तो प्रोफेसर साहब ने क्या किया कि गोबर के अंदर आंगली दी और आंगली दे के चाट गो। स्टूडेंट देख रहे थे, तो फिर उसके बाद प्रोफेसर ने कहा कि बच्चों आपको भी इसी तरीके से करना है। अब बच्चों ने सोचा चूंकि पीएमटी के एग्जाम पास किए तो हो सकता है कोई गेस या फिर कोई प्रैक्टिकल होगा या फिर किसी गेस को अपने को पता करना होगा। तो फिर उसके बाद बच्चों ने क्या किया, गोबर के अंदर आंगली दी और आंगली दे के चाट गा। अब प्रोफेसर ने क्या कहा कि देखिए मैंने इस अंगुली को डाला और ये वाली अंगुली मुंह के अंदर, ये अंगुली डाली और ये अंगुली अंदर, लेकिन आपने क्या किया, इसी अंगुली को उसके अंदर डाला और उसी को अंदर। इट मीन्स आप लोगों का ध्यान नहीं था। तो ध्यान बहुत जरूरी है। और चूंकि अपन जितने भी टॉपिक ले रहे हैं भूगोल के अंदर वो एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। आप फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, फिर उसके बाद थर्ड वीडियो, ये कड़ी जुड़ती जाएगी ज्योग्राफी के अंदर। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, आपको बिल्कुल आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अपनी भी मानसिकता यही बनाएं कि चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, और फिर आप चिंतन मनन कीजिए रात को 9 बजे या 10 बजे जब भी आप सोते हैं कि आज अपन ने क्या नया सीखा। तो डेफिनेशन की अपन बात कर रहे थे। तो लेटिट्यूड्स आर द एंगुलर डिस्टेंस यानी कि कोणीय दूरी है एट द अर्थ सेंटर्स यानी कि पृथ्वी के केंद्र से विद रेफरेंस टू इक्वेटर, किसके संदर्भ में, भूमध्य रेखा के संदर्भ में। यानी कि लेटिट्यूड्स क्या होते हैं, ये कोणीय दूरी होती है। और कोणीय दूरी कहां पर होती है, द अर्थ सेंटर यानी कि अर्थ के सेंटर से और फिर उसके बाद ग्लोब के सरफेस तक, ये कोणीय दूरी होती है विद रेफरेंस टू इक्वेटर। यानी कि भूमध्य रेखा के संदर्भ में यहां पर इस तरीके से एंगल बनेगा कि जैसे ये ग्लोब है और फिर उसके बाद यहां पर ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, और इक्वेटर पर फिर पृथ्वी का ये सेंटर पार्ट है, ये वाला सेंटर पार्ट है, और यहां पर ये अपनी भूमध्य रेखा है। अब सेंटर पार्ट से और भूमध्य रेखा, यहां पर ये 1 डिग्री का एंगल, ये 2 डिग्री का एंगल, ये 3 डिग्री का एंगल, ये 4 डिग्री का एंगल, फिर उसके बाद ये 5 डिग्री का एंगल, ये 6 डिग्री का एंगल। तो इस तरीके से पृथ्वी के केंद्र से, ये पृथ्वी का केंद्र है, सेंटर पार्ट है, और भूमध्य रेखा से यहां तक ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। क्योंकि एंगल बनेगा कहां पर, अर्थ के सेंटर में यानी कि पृथ्वी के केंद्र पार्ट में बनेगा एंगल, और डिस्टेंस कहां पर शो होगी, भूमध्य रेखा पर, सरफेस पर, पृथ्वी के सरफेस पर। तो यही डेफिनेशन होती है कि ये जो डेफिनेशन लिखी है अपन ने, लेटिट्यूड्स आर द एंगुलर डिस्टेंस एट द अर्थ सेंटर विद रेफरेंस टू इक्वेटर, यानी कि पृथ्वी के संदर्भ में कोणीय दूरी होती है पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के संदर्भ में। अब देखिए अक्षांश की डेफिनेशन के बाद अपन बात करें किसकी, कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं या जो देशांतर होते हैं उसको अपन किस में व्यक्त करें, या
किसमें अपन उसको मापते हैं, इकाई क्या है, यूनिट क्या है उसकी, तो अक्षांश रेखाओं को डिग्री में मापा जाता है। किसमें मापते हैं, डिग्री के अंदर मापते हैं। जैसे आपने 6th क्लास के अंदर और मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी, और मैथमेटिक्स जैसे ही आप पढ़ते हैं तो आपको बोलते हैं कि 45 डिग्री का एंगल बनाइए। तो 45 डिग्री का एंगल आप कैसे बनाते हैं, 45 डिग्री का एंगल आप इस तरीके से बनाते हैं, आप इस तरीके से स्केल से सीधी रेखा खींचते हैं और फिर उसके बाद चांदे की सहायता से आप क्या करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल चांदा रखते हैं, वो लाइन मिलाते हैं और फिर उसके बाद 90 डिग्री पे यहाँ पे टिक करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब आपसे कोई कहे कि 35 या 20 डिग्री का एंगल बनाइए, तो यहां पर आप चांदा रखेंगे और फिर उसके बाद 23 या 30 पर आप यहां पर टिक करेंगे और इस तरीके से यहां पर इसको मिला देंगे। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 30 डिग्री का एंगल हो गया। तो अक्षांश रेखाओं को या देशांतर रेखाओं को किसमें मापा जाता है, डिग्री के अंदर मापते हैं। फिर उससे छोटा मिनट्स के अंदर भी मापते हैं और फिर उससे छोटी इकाई क्या होगी, सेकंड के अंदर मापते हैं। जैसे कोई क्षेत्र है कि उस क्षेत्र का अक्षांशीय विस्तार इतना है 40 डिग्री 25 मिनट, 40 डिग्री 25 मिनट और 30 सेकंड, तो उसको इस तरीके से लिखते हैं कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, फिर उसके बाद 25 मिनट और फिर उसके बाद 30 सेकंड। तो अक्षांश रेखाओं को किसमें मापते हैं अपन, डिग्री के अंदर मापते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ लेटिट्यूड्स एट वन इंटरवल ऑन ग्लोब और द अर्थ 180, ठीक है, यानी कि अक्षांश रेखाएं या अक्षांश जो है वो कितने होते हैं, 1 डिग्री के अंतराल पर। 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश कितने होते हैं वो बात करेंगे अपन। तो यहां पर इसको आप एक बॉक्स के अंदर मान सकते हैं और फिर उसके बाद देखिए यहां पर 1 डिग्री, और डिग्री का साइन ये होता है 1 डिग्री इजिकल टू 1 डिग्री में मिनट होते हैं कितने, 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट इजिकल टू अपना जो ग्लोब है, इस ग्लोब का ये सरकमफ्रेंस पूरा जो सरकमफ्रेंस है वो सरकमफ्रेंस कितना होगा आपका 40,076। सरकमफ्रेंस कितना है, 40,076 ये पूरा। और इसमें एंगल कितने बन सकते हैं, 360, ठीक है ना। आप इस तरीके से पृथ्वी के केंद्र से जैसे ही आप आते हैं तो यहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 6 7 और ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। फिर ऐसे ये कितने का हो गया, 90 का। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितने हो गए, 360 डिग्री। तो इस तरीके से यहां पर अपन देखें तो सरकमफ्रेंस है अपना 40,076 डिवाइड बाय 360, तो डिस्टेंस आ जाएगी यहां पर कितनी, 111.13 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस आई, 111.13 किलोमीटर। फिर उसके बाद 1 मिनट, ठीक है। यहां पर अपन ने किया कि 4076 को अपन ने डिवाइड किया 360 से, तो यहां पर ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा और यहां पर ये 1 डिग्री का एंगल बनाया। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस 1 डिग्री वाली, ये डिस्टेंस पृथ्वी के सरफेस पर, ग्लोब पर, ये डिस्टेंस अपनी आती है कितनी, 111.3 किलोमीटर। अब इसको भी सब डिवाइड किया गया है, इसको भी सब डिवाइड किया गया है। सब डिवाइड कैसे, 1 मिनट के अंदर, चूंकि आपको पता है कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ध्यान रहे यहां पर ये टाइम से रिलेटेड नहीं है, विशेष रूप से ध्यान रखना, ये टाइम से रिलेटेड नहीं है, ये दूरी से संबंधित है। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं और फिर उसके बाद 111.13 डिवाइड बाय 60, तो कितनी आ जाएगी, 1.8 किलोमीटर, ठीक है। 1 डिग्री के अंदर अपन ने डिस्टेंस देखी थी कितनी, 111 किलोमीटर लगभग। फिर उसके बाद सब डिवाइड किया किसके अंदर,
1 मिनट के अंदर, तो 1 मिनट के अंदर कितनी डिस्टेंस आई, ये इतनी डिस्टेंस आई, मतलब कितनी है 1.8 किलोमीटर। अब इसको भी सब डिवाइड किया गया है 1 सेकंड को, ये सेकंड का साइन होता है। अब इसको अपन 1800 मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, यूनिट कन्वर्ट अपने को आनी चाहिए। 1.8 किलोमीटर डिवाइड बाई 60 और इजिकल टू 1800 डिवाइड बाई 60, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर यहां पर ये 60 से डिवाइड किया गया है और फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो यहां पर अपन ने एक चीज सीखी कि 1 डिग्री के अंदर अक्षांश के बीच की दूरी कितनी हो गई 111 किलोमीटर। फिर उसके बाद मिनट के अंदर दूरी कितनी हो गई 1.8 किलोमीटर, और फिर उसके बाद सेकंड के अंदर दूरी कितनी हो गई 30 मीटर। इस तरीके से अब इसको एस्ट्रोलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉमी और भूगोल का भी ये विषय है। तो एस्ट्रोलॉजिकल क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं कि जब किसी बच्चे की अगर जन्म कुंडली बनानी है तो उस जन्म कुंडली को बनाने के लिए पंडित जी को इस बात का नॉलेज होना चाहिए। कैसे, जैसे मान लीजिए सनराइज हो रहा है यहां पर सनराइज हो रहा है और बच्चे का जन्म हुआ यहां पर, एक बच्चे का जन्म हुआ यहां पर, तो अब वो क्या करता है इस सनराइज से यहां से और उस घर के बीच की दूरी 30 मीटर, कितनी आएगी 30 मीटर। तो एंगल बन गया ना सन का और इसका एंगल बन गया कि कितने डिग्री के एंगल से ग्रह अपने को देख रहे हैं। तो ये सारा नॉलेज पंडित जी को पता होना चाहिए कि किस तरीके से कुंडली बनाते हैं। तो यहां पर अपन ने बात की डिग्री, फिर उसके बाद मिनट, फिर उसके बाद सेकंड। अब बात करते हैं, देखिए यहां पर टोटल लेटिट्यूड्स कितने होते हैं और लेटिट्यूड विद इक्वेटर कितने होते हैं और लेटिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर। अब देखिए टोटल लेटिट्यूड्स कितने होते हैं 180, कितने होते हैं 180। कैसे, अब जैसे ही आप एंगल बनाते हैं और एंगल बना करके आप यहां पर क्या लिखते हैं 0, यहां पर क्या लिखते हैं 0 डिग्री यहां पर लिखते हैं और फिर उसके बाद 1 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का 1 डिग्री का एंगल, फिर उसके बाद कितने डिग्री का 2 डिग्री का एंगल, फिर उसके बाद कितने डिग्री का 3 4 5 6 80 85 और फिर उसके बाद 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां से 1, ठीक है ना, जैसे अपन बोलते हैं ना लग गिनती सुना, तो आप मतलब बच्चों से भी पूछेंगे कि भाई काउंटिंग स्टार्ट कर, तो कभी सुना है कि बच्चे ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कभी ऐसे इस तरीके से काउंट नहीं करते हैं। वो कहां से स्टार्ट करते हैं 1 से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो टोटल लेटिट्यूड है वो यहां पर ये 1 डिग्री का बनेगा, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8, ये 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक यहां पर। तो अपन ने ये देखा कि ये अपनी भूमध्य रेखा है, बिल्कुल बीचों बीच ये रेखा खींची गई है, इमेजिनरी लाइन खींची गई है। और जैसे ही इमेजिनरी लाइन खींच दी, इक्वेटर खींच दी, तो इस गोले का ये आधा पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया और ये आधा पार्ट कौन सा हो गया साउथ हेमिस्फीयर हो गया। अब नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर 90 डिग्री हो गए और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर कितने हो गए 90 डिग्री हो गए, ठीक है। 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं और 90 डिग्री साउथ में अक्षांश रेखाएं, तो 90 और 90 कितने हो गए 180। तो टोटल लेटिट्यूड्स की अगर अपन बात करें तो टोटल लेटिट्यूड्स कितने हो गए 180, क्योंकि 90 उत्तरी गोलार्ध में होते हैं और 90 दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं। अब बात करते हैं अपन यहां पर लेटिट्यूड्स विद इक्वेटर, मतलब अगर भूमध्य रेखा को अपन शामिल कर लें, वही बात आ गई काउंटिंग वाली, क्योंकि यहां पर अपन ने लिखा था 0 और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 70 71,
85, 90 और ये 90 डिग्री। तो 1 से 90 डिग्री और 1 से 90 डिग्री, नॉर्थ और साउथ। तो 90 और 90 कितने हो गए? 180। यहां पर इक्वेटर को अपन ने शामिल नहीं किया है। तो 90 और 90 यानी कि 180 और प्लस, अगर भूमध्य रेखा को भी अपन शामिल कर लें, क्योंकि भूमध्य रेखा भी एंगल है, लेकिन चूंकि 0 डिग्री कोई एंगल नहीं होता। जैसे मैं कहूं कि मैंने आपको दे दिए चलो 0 करोड़ रुपए, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, 0 होता है। तो यहां पर 180 प्लस 1 तो कितने हो जाएंगे? 181। अगर भूमध्य रेखा को अपन शामिल कर लें, इक्वेटर को अगर अपन शामिल कर लें, तो लेटीट्यूड्स कितने बनते हैं? 181। अब थर्ड नंबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेट के अंदर पूछा गया था एक बार ये क्वेश्चन कि लेटीट्यूड्स लाइन यानी कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं टोटल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहां पर निकलेगा कि 90 और 90 180, 90 और 90 180 और प्लस भूमध्य रेखा 181। और यहां पर देखिए ये जो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये किस रूप में है? पॉइंट के रूप में है। ये किस रूप में है? पॉइंट के रूप में है। देखिए शब्द पे जाइए आप, लेटीट्यूड्स लाइन्स। अब आप देखिए लाइन कैसे बनती है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। क्या ये लाइन है? नहीं, इसे लाइन नहीं बोल सकते। क्या ये लाइन है? इसे लाइन नहीं बोल सकते। लाइन कब बनती है? मैथमेटिक्स के अंदर अगर अपन बात करें, रेखा किसे कहते हैं? तो जब डॉट 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 जब ये आपस में मिलते हैं तब क्या बनती है? एक रेखा बनती है। लेकिन चूंकि पोल क्या है? एक डॉट के रूप में है। इस तरीके से ये अपनी अर्थ है और यहां पर ये पोल है नॉर्थ पोल और यहां पर ये पोल है साउथ पोल। तो ये डॉट के रूप में है, न कि रेखा के रूप में, लाइन के रूप में। तो इसलिए दो क्या हो गए? माइनस हो गए ना। तो यहां पर क्या लिखा? 181 माइनस 2 तो कितने आ जाएंगे? 179। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, लेटीट्यूड्स लाइंस यानी कि अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 179। तो यहां पर अपन ने बात कर ली कि टोटल लेटीट्यूड्स कितने होते हैं, लेटीट्यूड्स विद इक्वेटर कितने होते हैं, फिर उसके बाद लेटीट्यूड्स लाइंस कितनी होती हैं। अब देखिए इसके अंदर अपन ने बात की कि ये देखिए जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इस डायग्राम के अंदर यहां पर ये 0 डिग्री के बाद यहां पर ये एंगल बनाया कितने डिग्री का? 10 डिग्री का। फिर उसके बाद ये एंगल बनाया 20 डिग्री का, फिर ये एंगल बनाया 30 का, फिर एंगल बना कितने का? 40 डिग्री का। अब ऐसे ही यहां पर इस साइड 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री। अब समान डिग्री वाले इनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है वही क्या कहलाएगी? आपकी अक्षांश रेखा कहलाएगी। अब देखिए फिर से अपन इस पे आते हैं कि यहां पर ये सेंटर पार्ट है अर्थ का और यहां पर ये 10 डिग्री का कोण बना, ठीक है। फिर सेंटर पार्ट से 10 डिग्री का यहां पे बना, फिर उसके बाद ये 10 का, ये 10 का, फिर उसके बाद ये 10 डिग्री का, फिर उसके बाद ये 10 डिग्री का, फिर उसके बाद ये 10 डिग्री का। तो इस तरीके से ये 10 डिग्री के, जैसे पॉइंट है यहां पर, ये 10 डिग्री का, ये 10 डिग्री का, ये 10 का, ये 10 का, ये 10 का। तो जहां पर 10 डिग्री है उन सब को मिला दीजिए तो कितने डिग्री की बन गई? 10 डिग्री की अक्षांश रेखा बन गई। अब चूंकि ये कौन से गोलार्ध में है ये आपको पता होना चाहिए। अगर भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो क्या हो गई? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या लिखेंगे? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और अगर भूमध्य रेखा के दक्षिण में है तो क्या लिखेंगे? 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो तीनों शब्द क्लियर हो गए। 10 क्या आया?
एंगल, 10 डिग्री का एंगल। डिग्री क्यों आया? क्योंकि अक्षांश को किसमें व्यक्त करते हैं अपन? अंश के रूप में व्यक्त करते हैं। फिर उसके बाद उत्तरी अक्षांश क्यों आया? अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश आ गया, दक्षिणी गोलार्ध में है तो किसमें आ गया? दक्षिणी अक्षांश लिखा जाएगा। अब देखिए इसके अंदर इसी तरीके से ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, ठीक है ना, 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। फिर उसके बाद 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, फिर उसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते जाएंगे और फिर उसके बाद लास्ट में लिखेंगे 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। फिर ऐसे ही नीचे दक्षिण में आएंगे 10 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, फिर उसके बाद 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। इस तरीके से अपन बढ़ते जाते हैं और 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहां पर एक डायग्राम और दिखाई दे रहा है आपको, और उस डायग्राम के अंदर अपन देख रहे हैं कि आप देखिए ये जो रेखा है इक्वेटर, इक्वेटर खींचते ही यहां पर कितना हो गया? ये इक्वेटर जब बीचों बीच खींची गई पृथ्वी के, तो बीचों बीच खींचते ही गोले का ये आधा पार्ट उत्तरी गोलार्ध और गोले का ये आधा पार्ट दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां पर देखें, कई बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर या कोई इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है कि साहब हाई लेटीट्यूड और लो लेटीट्यूड के बारे में आप बताइए कौन कौन से हैं। तो अगर दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है, दो पार्ट के अंदर, तो अपन ने पढ़ा कि 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में है और 90 डिग्री अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है। तो अब 90 डिग्री का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 45। 90 डिग्री का हाफ किया तो 45, ये 45 की रेखा आ गई, 45 डिग्री आ गया। तो 45 से ऊपर क्या आ गए? हाई लेटीट्यूड, और 45 से नीचे, ठीक है ना, ये 0 डिग्री उत्तर 45 तक और 0 डिग्री 45 दक्षिण, दोनों शामिल होंगे। ध्यान रखना इस चीज को, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो यहां पर ये मिड वाला क्या हो जाएगा? लो लेटीट्यूड। कितना हो जाएगा? लो लेटीट्यूड। और ठीक ऐसे ही 45 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से लेकर के और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक क्या आ जाएगा? आपका हाई लेटीट्यूड। अब यहां पर इस ग्लोब के अंदर अगर अपन देखें तो इस ग्लोब की अगर अपन बात करें तो यहां पर ये इक्वेटर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, और ये कितने डिग्री की हो गई? 45 की। ये 45 है और ये कितनी है? 45 है। तो ये तो क्या हो गया? एरिया लो लेटीट्यूड। कौन सा एरिया हो गया? लो लेटीट्यूड। और ये कौन सा एरिया हो गया? हाई लेटीट्यूड। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि हाई लेटीट्यूड कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो यहां पर आप ग्लोब के अंदर देख सकते हैं कि हाई लेटीट्यूड कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ठीक ऐसे ही अपने इंडिया की अगर अपन बात करें तो इंडिया के बारे में पूछा जा सकता है कि इंडिया हाई लेटीट्यूड में स्थित है या लो लेटीट्यूड के अंदर। तो क्या किस में आएगा? लो लेटीट्यूड, ठीक है ना, निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश। एक क्वेश्चन और बनता है कि 0 डिग्री से 45 डिग्री और 0 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिण, यहां पर आप एक कलर कर दीजिए चारों तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद 45 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री उत्तर एक दूसरा कलर कर दीजिए। तो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका दिखेगा? कौन से लेटीट्यूड का? हाई लेटीट्यूड का या लो लेटीट्यूड का? कौन से का दिखेगा? लो लेटीट्यूड का। एरिया जो है वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल आपको कौन सा दिखाएगा? लो लेटीट्यूड का क्षेत्रफल आपको सबसे ज्यादा दिखाएगा। तो ये दो कंसेप्ट आपके क्लियर हुए। अब बात करते हैं थर्ड नंबर जो डायग्राम है। थर्ड नंबर जो डायग्राम है, अब इसके अंदर देखें तो ये 0 डिग्री और फिर 0 डिग्री, अगर इसको अपने को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, कितने पार्ट के अंदर? 3 पार्ट के अंदर अगर अपने को डिवाइड करना है तो यहां पर 0 डिग्री, और चूंकि अपने को पता है कि 90 उत्तर और 90 दक्षिण, तो 90 में 3 का भाग दे दो आप, 3 में डिवाइड करना है तो 30 आ जाएगा, यानी कि 30 3 90। तो यहां पर क्या आ गया? 30 डिग्री नॉर्थ
60 डिग्री नॉर्थ। फिर उसके बाद 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया। अब 3 पार्ट के अंदर जैसे ही अपन डिवाइड करते हैं तो 30 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला हिस्सा कौन सा हो गया, कौन से लेटीट्यूड होंगे, लो लेटीट्यूड होंगे। फिर उसके बाद 30 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिण से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कौन से लेटीट्यूड हो गए, मिड लेटीट्यूड। और फिर उसके बाद 60 से 90 और 60 से 90 कितना हो गया, हाई लेटीट्यूड हो गया। तो इस तरीके से अपन यहां पर फिर ग्लोब की सहायता से देख सकते हैं कि 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच वाला हिस्सा कौन सा हो गया, लो लेटीट्यूड, यानी कि निम्न अक्षांशीय क्षेत्र हो गया। फिर 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कौन सा हो गया, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र हो गया, यानी कि मिड लेटीट्यूड्स एरिया हो गया। और फिर उसके बाद 60 डिग्री उत्तर से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कौन सा हो गया, हाई लेटीट्यूड, यानी कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हो गया। तो अब आप पहचान सकते हैं कि लो लेटीट्यूड कंट्रीज कौन सी हैं, यानी कि निम्न अक्षांशीय क्षेत्र देश कौन कौन से हैं, मध्य अक्षांशीय देश कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद उच्च अक्षांशीय देश कौन कौन से हैं। अब अपन देखते हैं जो तीसरा डायग्राम है वो टिपिकल पार्ट है थोड़ा, लेकिन टिपिकल को अपन इजी करेंगे बिल्कुल। यहां पर अपन ने दे रखा है कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको अपन उत्तर के अंदर जो 23.5 डिग्री है उसको तो बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा, और जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री की जो रेखा है उसको अपन बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। फिर एक रेखा और दिखाई दे रही है 66.5 डिग्री और फिर उसके बाद 66.5 डिग्री, इसको तो बोलते हैं आर्कटिक व्रत और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। अब देखिए ये टिपिकल क्यों है, उससे पहले अपने को 2 चीजें सीखनी है। एक चीज आपको यहां पर स्पेशली ध्यान देनी है, अक्ष। अक्ष क्या होता है? अक्ष वह काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजरती है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। अक्ष क्या हो गई? वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजरती है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उसी को क्या कहेंगे अपन? अक्ष बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। ठीक, तो यहां पर ये देखिए ये बॉल है और ये अपनी अर्थ है, और इस वायर को मैंने इसके बीचों बीच यानी कि पृथ्वी के सेंटर से होकर के ये गुजर रहा है, ये पृथ्वी का अक्ष है। हालांकि ये है नहीं, इसको निकाल दो आप, ये है नहीं, और इसी अक्ष पर अपनी पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है। इस तरीके से ये पृथ्वी अपनी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है इस एक्सिस पर, ऐसे घूर्णन कर रही है एक्सिस पर। इसी को बोलते हैं पृथ्वी का अक्ष। अब अपन बोलते हैं, जनरली सब जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो आंसर क्या आता है? 23.5 डिग्री। क्या आंसर आता है? 23.5 डिग्री, यानी कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। अब 23.5 डिग्री कैसे झुकी हुई है वो अपन बात करते हैं। अगर मान लीजिए पृथ्वी अगर नहीं झुकती, 23.5 डिग्री अगर पृथ्वी नहीं झुकती तो क्या स्थिति होती? जैसे मान लीजिए कि ये इस तरीके से पृथ्वी है, बिल्कुल एंगल कितना है? 90 डिग्री का। कितना एंगल है? 90 डिग्री का है। ये देखिए इस तरीके से अपन देखें तो ये ऐसे, तो ये एंगल कितने का बनेगा? ये एंगल, ये देखिए ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का। मोबाइल टॉर्च 90 डिग्री का बना। अब अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती
23.5 डिग्री, तो क्या कंडीशन होती आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकली अपन देखेंगे, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। आप देखिए ये 90 डिग्री पे है और ये सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। अब देखिए कहां कहां पर, मारवाड़ी में बात करा तो चारणों कट्ठे जाता हो रहे है भूमध्य रेखा पर, और अंधेरों कट्ठे हो रहे है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो आपके दो ही क्षेत्र बनते, यानी कि आपके दो क्षेत्र कौन कौन से बनते, सूर्य की किरणें जहां पर सीधी पड़ती हैं तापमान उसको अधिक मिलेगा, तो कौन सा हो गया, गर्मी वाला क्षेत्र, यानी कि उसको क्या बोल दिया, उष्ण कटिबंध, यानी कि उसको क्या बोल दिया, ट्रॉपिकल जोन। और एक कौन सा हो गया, जहां पर सूर्य की किरणें कम पड़ रही हैं, बिल्कुल कम पड़ रही हैं, तो उस क्षेत्र को क्या बोल दिया, सूर्य का तापमान कम पहुंच रहा है इसलिए वहां पर सर्दी होगी, तो उसको क्या बोल दिया, शीत कटिबंध। तो दो कटिबंध तो यहां पर बन गए। कब, जब अर्थ अपनी झुकी बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे है, लेकिन चूंकि पृथ्वी क्या है, वो झुकी हुई है, कितने डिग्री एक्सिस पर, अपने दाईं ओर झुकी हुई है। किस तरफ झुकी हुई है, दाईं ओर। अब आप देखना, इस पृथ्वी को मैं झुका देता हूं इस तरीके से। अब देखिए आप, ये पृथ्वी झुक गई और ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब देखना यहां पर ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, ये पूरा जो अपना बना था एंगल, ये कितने डिग्री का बना था, 90 डिग्री का एंगल बना था, ठीक है। अब यहां पर ये 23.5 डिग्री झुक गई, मतलब ये 23.5 डिग्री का एंगल है और ये पृथ्वी का अक्ष है। इसीलिए तो अपन बोलते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। अब ये 90 डिग्री में से आप 23.5 घटाओगे, ठीक है ना, मैथ्स तो आपको आनी चाहिए, मैथमेटिक्स, जोड़ बाकी गुणा भाग तो आना ही चाहिए, यह जरूरी है। तो जब 90 में से आप 23.5 डिग्री घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचा एंगल, 66.5 डिग्री। तो देखिए ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना बचा, 66.5 डिग्री का। ये तो पृथ्वी का अक्ष हो गया और ये काल्पनिक रूप से क्या है, पृथ्वी का कक्ष तल। क्या है, पृथ्वी का कक्ष तल। अब देखिए दो क्वेश्चन यहां पर आपके बिल्कुल बनते हैं कंसेप्ट के साथ कि पृथ्वी अपने कक्ष तल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपका आंसर क्या, कि यहां पर आपके दो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि पृथ्वी जो है अपने कक्ष तल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपका आंसर क्या होगा, 66.5 डिग्री। और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। तो इस तरीके से आपके दो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, 66.5 और 23.5। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री और पृथ्वी अपने कक्ष तल के साथ एंगल बनाती है कितने डिग्री का, 66.5 डिग्री का। अब देखिए अपन ने दो कटिबंध बनाए थे, कब, जब पृथ्वी 90 डिग्री पे थी, लेकिन चूंकि पृथ्वी को अपन ने क्या कर दिया, झुका दिया, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। कितने डिग्री झुकाया, 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री झुकाते ही, ठीक है ना, विशेष रूप से ध्यान देना इस चीज पर कि 23.5 डिग्री झुकाते ही ये अपनी भूमध्य रेखा, फिर उसके बाद ये कौन सी रेखा, 23.5, फिर उसके बाद ये कौन सी आ गई, 66.5, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर कौन सी आ गई, 23.5, और ये कौन सी आ गई, 66.5। अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं ये रेखाएं, कौन कौन सी रेखाएं, यहां पर डायग्राम के अंदर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कौन कौन सी रेखाएं, 5 रेखाएं इंपॉर्टेंट क्यों है। भूमध्य रेखा तो वैसे इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल बीचों बीच खींची गई है। 23.5 डिग्री रेखा जिसको अपन कर्क रेखा बोलते हैं, 66.5 डिग्री रेखा इसको अपन बोलते हैं आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी जो रेखा है उसको अपन मकर रेखा बोलते हैं, और 66.5 डिग्री जो रेखा दक्षिण में है उसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो ये पांचों क्यों इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरा समझने की आवश्यकता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि सूर्य का जो मूवमेंट होता है, अब देखिए पृथ्वी को अपन ने झुका दिया है 23.5, सूर्य का जो मूवमेंट होता है तो आप देखना, अब देखिए आप कि चारणों कटे ज्यादा करक रेखा पर, ठीक है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर कम है, यानी कि यहां पर हीट अब ज्यादा मिल रही है करक रेखा पर। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 23.5 दक्षिणी अक्षांश से साल में एक बार सूर्य की किरणें बिल्कुल समकोण पर होती हैं, बिल्कुल समकोण पर होती हैं, ये गारंटेड बात है, ओवरहेड होती हैं सन की लाइट। अपने राजस्थान के अंदर करक रेखा गुजरती है कहां से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है। आप 21 या 22 जून को डूंगरपुर और बांसवाड़ा चले जाइए और जहां से करक रेखा की लाइन जो खींच रखी है वहां पर आप जाकर के खड़े हो जाइए, और 21 जून को जैसे आप वहां जाकर के खड़े होते हैं तो सन की जो रेज होती हैं जैसे वो मिड पे आता है तो ओवरहेड बिल्कुल 90 डिग्री पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं और आप अपनी परछाई भी नहीं देख सकते, न तो दाएं और न बाएं, न आगे और न पीछे, बिल्कुल 90 डिग्री पे। इसलिए ये रेखा क्या बन जाती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है ना कमाल की बात, कि कभी न कभी साल के अंदर यहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। अब ये तो थी करक रेखा की बात। अब चूंकि अर्थ का जो मोशन है, पृथ्वी की जो गतियां हैं वो अपन पढ़ेंगे बाद में, जो अगला अपन टॉपिक लेंगे, तो ये पृथ्वी घूम करके सूर्य के चारों तरफ और कहां पर आएगी, इस तरफ आ जाएगी ऐसे। अब आप देखिए यहां पर तो झुका हुआ था उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ, ठीक है, अब ये घूम करके जैसे ही आती है तो कौन सा गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री ये वाली रेखा है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। तो मकर रेखा 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 पर क्या होंगी, सीधी होंगी बिल्कुल। तब देखिए दो चीजें बन गई यहां पर, क्या बनी, ऋतु बन गई ना, कि यहां पर तो क्या थी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, और फिर उसके बाद जैसे ये घूम के आई 6 महीने बाद, ये अपन बात करेंगे बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे, अभी जनरली बता रहा हूं, तो दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है तो यहां पर क्या हो गई गर्मी और उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या हो गई सर्दी। तो आप देखिए भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है और ये 22 दिसंबर करक रेखा पर सूर्य की मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी। तो 22 दिसंबर को देख लीजिए अपन किसका एहसास करते हैं, सर्दी का एहसास करते हैं, न कि गर्मी का। तो इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कौन कौन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। फिर उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये भी इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही रेखाएं। और ये दोनों रेखाएं जो इंपॉर्टेंट हैं उसका रीजन क्या है, उसका रीजन एक तो ये मान सकते हैं कि इस रेखा से ऊपर क्या है, फ्रिज जोन है, ठीक है, इससे ऊपर क्या है, ये फ्रिज्ड जोन है, इससे ऊपर, और इससे ऊपर क्या है, फ्रिज्ड जोन है। अब जैसे ही 66.5 से नीचे आएंगे तो बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाती है, और इससे ऊपर जाएंगे तो बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है, ठीक। तो यहां पर ये 5 रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा, फिर उसके बाद करक रेखा, फिर उसके बाद ये आर्कटिक व्रत हो गया, और ये कौन सा व्रत हो गया, अंटार्कटिक व्रत हो गया। ये 5 ही रेखाएं इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए इनका जो मान होता है, ये जो मान होता है 23.5 जनरली लिख देते हैं, लेकिन इनका मान रियल में अगर अपन बात करें, सही अगर अपन बात करें तो 23 डिग्री 27 मिनट और 23 डिग्री 27 मिनट। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि अपनी पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर चपटी हुई है, इस तरीके से चपटी हुई है। अब देखना ये चपटा हुआ पार्ट है, अब चपटा हुआ पार्ट है तो ये शिफ्टिंग हो गई इनकी, ठीक है ना, शिफ्टिंग हो गई, तो ये कितना आ जाएगा, 23.5 की बजाय
23 डिग्री 27 मिनट। यहां पर ये शिफ्टिंग हो गई, इसकी यहां पर ये शिफ्टिंग हो जाएगी, तो 66.5 की बजाय कितना आ जाएगा 66 डिग्री 32 मिनट। तो ये इस तरीके से अपन ने बात की। तो जैसे ही यहां पर पृथ्वी का झुकाव होता है और पृथ्वी के झुकाव होने से आपके कटिबंध एक और बन जाता है, कौन सा, शीतोष्ण कटिबंध, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन अपन बोलते हैं। टेम्परेट जोन यानी कि शीत प्लस उष्ण, क्योंकि 90 डिग्री पे दो ही कटिबंध बन रहे थे, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। लेकिन जैसे ही पृथ्वी झुकी 23.5, तो देखना यहां पर बीच वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर न तो अधिक गर्मी होती है और न अधिक सर्दी होती है, और मानव निवास के लिए भौगोलिक दशाएं यहां पर मिल जाती हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया शीतोष्ण कटिबंध, यानी कि शीत प्लस उष्ण। तो इस तरीके से अपन ने आर्कटिक वृत्त की बात करी, अपन ने कर्क रेखा की बात की, और फिर उसके बाद भूमध्य रेखा, फिर उसके बाद मकर रेखा, और फिर उसके बाद अंटार्कटिक वृत्त। अब देखिए अक्षांश से संबंधित कुछ तथ्य हैं, इनके लक्षणों की अगर अपन बात करें तो समस्त अक्षांश क्या होते हैं, वृत्त होते हैं। ये पहला पॉइंट है। हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर अगर आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक डाल दिया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो आजकल जो पेपर बनाने का पैटर्न है वो कथन और कारण या फिर सही और गलत को चुनिए, न कि केवल एक आंसर आपको चुनना है। आपको चार ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको क्या करना है, ए बी सही है, ए बी सी डी सही है, या केवल ए सही है, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो कहने का मतलब अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। किसी भी टॉपिक को अगर अपन पढ़ें तो एकदम सटीक पढ़ें। तो यहां पर देखें तो समस्त अक्षांश क्या होते हैं, सर्कल होते हैं। पूरा एक सर्कल होता है। सर्कल कैसे, जैसे अपन देखें कि ये जो अपना ग्लोब था, ये वाला जो अपना प्रतिदर्श है पृथ्वी का, इसके अंदर अपन देखें तो यहां से ये 10 डिग्री, फिर ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री, यानी कि चारों तरफ इसके घूमते हुए, और ये 10 डिग्री का बन गया। तो एक सर्कल बन गया ना पूरा। यही अपन ने कहा कि समस्त अक्षांश वृत्त होते हैं और एक दूसरे के समांतर, ठीक है ना, वह परस्पर समान दूरी पर बने होते हैं। परस्पर क्या होते हैं, समान दूरी पर बने होते हैं। एक दूसरे के समांतर होते हैं, मतलब पैरेलल होते हैं, क्योंकि 10 डिग्री का ये बनेगा तो ऊपर भी ये 10 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, तो ये बिल्कुल पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, परस्पर समान दूरी पे बनते हैं। 1 डिग्री का बनेगा तो सारे 1 डिग्री के, 2 डिग्री का बनेगा तो 2 डिग्री के, 3 का बनेगा तो 3 डिग्री के। हालांकि ग्लोब पर असंख्य अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ग्लोब पर अनंत अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये तो सुविधा के लिए अपन क्या करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ताकि 90 डिग्री जो है वो डिवाइड हो जाए। जैसे 5 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री डिवाइड कर रहा है 90 को, तो ये तो सुविधा की दृष्टि से अपन ने कर रखा है। तो सभी अक्षांश वृत्त क्या होते हैं, वृत्त होते हैं सभी अक्षांश। अब सबसे बड़ा वृत्त कौन सा हो गया, इसी के अंदर अपन इस पॉइंट को यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। सबसे बड़ा सर्कल कौन सा हो गया, इक्वेटर, क्योंकि सबसे बड़ा यही है ना, ठीक है ना। अब जैसे ही अपन इसके अंदर रिंग डालते हैं तो सबसे बड़ी रिंग कहां पर आएगी, भूमध्य रेखा पर, फिर उससे छोटी रिंग यहां 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 पर। कहने का मतलब भूमध्य रेखा क्या होती है, सबसे बड़ा वृत्त होती है। और भूमध्य रेखा की एक खास बात और भी है कि यहां पर भूमध्य रेखा को यहां से अगर अपन काटें इसको, तो ये क्या होकर के जाएगी, पृथ्वी के सेंटर से होकर के कटेगी, बिल्कुल पृथ्वी के सेंटर से होकर के कटेगी। ये देखिए यहां पर ये है ना, ये पृथ्वी का सेंटर। तो यहां से जब आप पृथ्वी को काटोगे बीच में से, तो ये पृथ्वी के सेंटर से होकर के जाएगी। और जो रेखा
पृथ्वी के सेंटर से होकर के निकलती है वो ग्रेट सर्किल ही होगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि जो भी रेखा पृथ्वी के सेंटर से होकर के निकलती है वो क्या होगी, ग्रेट सर्किल होगी। ये जरूरी नहीं है कि भूमध्य रेखा ही हो, आप इस तरीके से अगर आप खींचते हैं रेखा और अगर वो पृथ्वी के सेंटर से होकर के जा रही है तो वो भी क्या होगी, ग्रेट सर्कल होगी। ध्यान रखना इस चीज का। तो सबसे बड़ा वृत्त कौन सा हो गया, भूमध्य रेखा। फिर उसके बाद ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, फिर ये उसके बाद। फिर नंबर 2 पॉइंट, सभी अक्षांश वृत्त यामोत्तरों को समकोण पर काटते हैं। किसको छोड़ करके, ध्रुवों को छोड़ करके। यामोत्तर क्या होते हैं, देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड, यानी कि सभी अक्षांश वृत्त जो हैं वो यामोत्तर को समकोण पर काटते हैं। जैसे ये अपना अक्षांश और ये क्या हो गया, देशांतर। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का एंगल बना। तो समकोण पर काट रहे हैं ना एक दूसरे को। फिर उसके बाद अक्षांश वृत्त पूर्व पश्चिम रेखाओं के रूप में होते हैं। अक्षांश वृत्त जो खींचे जाते हैं वो या तो दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं, इस तरीके से खींच सकते हैं या इस तरीके से खींच सकते हैं। ठीक है, इसको 3D में समझें, इसको 2D में समझें। तो यहां पर देखिए, ये यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर है आपका ये 180 डिग्री का। फिर यहां पर आपने चांदा रखा बिल्कुल बीच में, ये कितने का बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब 1 डिग्री का एंगल यहां पर बनाइए और 1 डिग्री का एंगल यहां पर बनाइए। ये 1 डिग्री का है और ये 1 डिग्री का है। अब क्या करेंगे, इसको पूर्व से पश्चिम मिला देंगे। पूर्व से पश्चिम, चूंकि ये था तो ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो यहां पर जो समान डिग्री वाले हैं उनको एक रेखा के द्वारा मिला दो आप। ये हो गई 1 डिग्री की अक्षांश रेखा, 1 डिग्री की अक्षांश रेखा। लेकिन इसको खींचे कहां पर, इस तरीके से खींचेंगे पूर्व से पश्चिम। इस तरीके से अपन अक्षांश रेखाएं खींचते हैं। तो ये बनेगा यहां पर 1 डिग्री एंगल। फिर बात करते हैं नंबर 4, भूमध्य रेखा ग्रेट सर्किल होती है। अभी अभी अपन ने चर्चा की। और शेष सभी अक्षांश जो हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल सर्कल होते हैं। ये भी अपन ने बात कर ली। फिर उसके बाद ध्रुवों के अक्षांश वृत्त जो हैं ये भी अपन ने बात कर ली। किस रूप में होते हैं, बिंदुओं के रूप में होते हैं, यानी कि डॉट के रूप में होते हैं। और फिर उसके बाद 1 डिग्री अक्षांश की किलोमीटर में लंबाई, यहां पर ध्यान देना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 1 डिग्री अक्षांश की, 1 डिग्री अक्षांश अपन बनाएंगे, किलोमीटर में लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर थोड़ी बढ़ती जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर थोड़ी बढ़ती जाती है। ये अपनी क्या है, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से पृथ्वी के सेंटर से क्या बनाएंगे अपन, एंगल। एंगल बना 1 डिग्री का यहां पर। तो ये क्या हो गई, एंगुलर डिस्टेंस हो गई। ये क्या हो गई, आपकी एंगुलर डिस्टेंस हो गई। तो 0 डिग्री से और 1 डिग्री के जो बीच की ये जो दूरी है ये कितनी होती है, 111 किलोमीटर समथिंग। ठीक है ना। लेकिन भूमध्य रेखा पर तो इसकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है, 110.569 किलोमीटर। तो देखिए 5 से ऊपर मान आ गया तो इसको लगभग अपन क्या लिख सकते हैं, 111 किलोमीटर। तो राउंड फिगर में लिख देते हैं तो 110.569 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब जाते हैं तो ये जो 1 डिग्री की जो दूरी है ये क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके नेट के अंदर कई बार पूछा गया है, या और जो भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्रुवों पर ये दूरी कितनी हो जाती है, 111.700 किलोमीटर। अब इसके बढ़ने का कारण क्या है, बढ़ने का कारण इसका है पृथ्वी जो है, पृथ्वी का चपटापन। पृथ्वी का क्या, चपटापन।
और जैसे ही पृथ्वी का चपटापन होता है तो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर तो दूरी वही रहेगी 110.569 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ अपन जाते हैं तो ये दूरी क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है, और ध्रुवों पर ये दूरी कितनी हो जाती है 111.7 किलोमीटर। उसका रीजन यही है पृथ्वी का चपटापन। तो जैसे ही चपटापन होगा और यहाँ पर एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एक एंगल ये बन गया और जो दूसरा एंगल बनेगा तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके से, तो ये और ये दूरी अधिक हो गई ना, और यहाँ पर चूंकि चपटापन कम है, चपटापन है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर भूमध्य रेखा पर तो होगी 110.59 किलोमीटर और ध्रुवों पर ये दूरी होती है कितनी 111.700 किलोमीटर। तो आज अपन ने इस क्लास में क्या सीखा कि अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। बिल्कुल हर एक चीज कंसेप्चुअल पार्ट है और हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जाती हैं। विश यू द ऑल द बेस्ट। थैंक यू।